इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ना। और इसमें से पूरे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपको। मान लो दो चीजें हैं, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है एडजॉइंट यानी इनवर्स निकालना, वो हम आगे सीखेंगे। तो उनमें से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो इसका यूज है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आज, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट मुझे दे दिया गया, मुझे कहा गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो। डिटर्मिनेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो रिलेटेड होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को या नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। पहली बात, उसको एक्सपैंड करके कैसे सॉल्व करते हैं कल हमने थोड़ा बहुत सीखा। आगे कहा जा रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका सवाल आया कि भाई जब हमने कल सीखा ही है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके कैलकुलेट करना, तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रॉपर्टीज भी सिखा रहे हो अलग से, और 6 प्रॉपर्टीज है। तो उसका रीजन है कि अगर हम प्रॉपर्टीज की कुछ हेल्प ले लें तो हमको पहले से पता हो जाएगा कि आंसर क्या है। जैसे मान लो कि आप जैसे कोई आदमी है ना, पुलिस कैसे किसी को पकड़ती है, या तो उसके बारे में सब कुछ पता करे, वो क्या किया, उसने चोरी की, मर्डर की, नहीं की, ऐसा करके वो पता करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरा, उसको पता हो उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, अगर वो कैरेक्टरलेस है तो जरूर उसने इस तरह का काम किया होगा, मतलब उसको आसानी हो जाती है। एक अच्छा आदमी है, एक खराब आदमी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि खराब है, इसका रिकॉर्ड ऐसा है तो इसने किया होगा। यहाँ पर भी वही है, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो पूरा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सके डिटर्मिनेंट को, और कई बार बिना मतलब कि पूरा डिटर्मिनेंट खोले ही, केवल देखते ही हम बता दें इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया, वी यूज प्रॉपर्टीज टू ईज द कैलकुलेशन, यही सोल पर्पस है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए 6 प्रॉपर्टीज हैं, जेई वगैरह के लिए 7 से 8 होती है। ठीक है, अपन 6 पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी 1, एक एक चीज को ध्यान से आप सीखेंगे तो हर बात पकड़ पाएंगे, बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged, है ना। ये कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। तो फिर सवाल पूछा कि अच्छा मतलब रो 1 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर दूं क्या, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं। तीनों रो को तीनों कॉलम से, तभी, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि रो 1 को कॉलम 1 से किया बाकी को छोड़ दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ और बन जाएगा वो। तो या तो सारे रोज को सारे कॉलम से, और वाइसे वर्सा। ठीक है, या तो सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, या तो सारे कॉलम को सारे रो से इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसा कुछ अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, याद है क्या, क्या बोलते थे उसको वहां, रो को कॉलम, ट्रांसपोज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन वहां पर अगर इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, अनइक्वल है तो मतलब माइनस के साथ है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर ही आती है। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, मॉड्यूलस तो सेम ही है ना, अंतर तो सिर्फ प्लस और माइनस का है। तो मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही था। तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं ऐसे, A1 B1 C1
A2 B2 C2 और A3 B3 C3। वेरीफाई करने से फायदा क्या होगा? एक तो हम श्योर हो जाएंगे, दूसरा कल जो पढ़ा है हमने वो हमारा पक्का होता चला जाएगा, कैलकुलेशन एक्सपेंशन वाला। तो हमने रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया। तो बताओ मुझे मन की आंखों से A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सर B2 C3 माइनस C2 B3। वेरी गुड, सिर्फ ये सब्सक्रिप्ट इंटरचेंज कर देते हैं। वेरी गुड। अब देखो सेकंड वाला मैंने पहले ही से लिख लिया -B1 बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि ये +B1 इंटू C21 आता, सॉरी C12 आता, यानी 1 + 2 ऑड हो जाता तो माइनस देता। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने पहले ही से -B1 लिख दिया है। तो B1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये मन की आंखों से देख के बताओ। सर A2 C3 A3 C2। वेरी गुड, माइनस फिर उल्टा कर दिया। A3 C2। वेरी गुड। और आखिरी में C1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सर सर A2 A2 B3 माइनस B2 B2। A2 B3 माइनस सब्सक्रिप्ट उल्टा कर दो, A की जगह 3 B की जगह 2। सही है? सबको समझ में आ गया ये? तो इसका मतलब हमारा डेल्टा की वैल्यू भी आ गई और हमारा कैलकुलेशन भी पक्का हो गया जो हमने कल सीखा था। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई साहब हम अगर इसके रोज और कॉलम को चेंज कर देना, पूरे रो को पूरे कॉलम से इंटरचेंज कर दें, यानी आपकी भाषा में ट्रांसपोज निकाल दें, तो भी डेल्टा की वैल्यू सेम ही आएगी। हमने कहा हम ऐसा नहीं मानते, तो नए वाले को हम डेल्टा 1 मानेंगे और देखेंगे कि सेम आ रही है क्या। अब मुझे बता दो रो कॉलम इंटरचेंज होने के बाद क्या आएगा? सर ऐसे A1 B1 C1। गुड, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3। A3 B3 C3। सभी एग्री कर रहे हो क्या? यही आएगा, ट्रांसपोज किया है ना। यहाँ पर इंटरचेंज का मतलब ट्रांसपोज किया। अब यहाँ हम थोड़े इंटेलिजेंटली काम करें क्या? एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि A1 माइनस B1 C1 मुझे मिल जाए फिर से, तो ज्यादा सोचना ना पड़े। A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सर B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस C2 B3। ठीक है, और फिर B1 के साथ क्या साइन आएगा? मैं कॉलम वाइज आ रहा हूँ, प्लस या माइनस? सर माइनस। माइनस। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड हो गया, सब माइनस। B1 किससे मल्टीप्लाई होगा मन की आंखों से बताओ? सर A2 C3 माइनस A3 C2। वेरी गुड। और आखिरी में प्लस C1 हाँ A2 A2 B3 माइनस A3 B3। वाह, क्या बता दिया आपने। आपको दिख रहा है एग्जैक्टली सेम है। ऊपर देखो, डेल्टा और डेल्टा 1 एग्जैक्टली सेम है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ से ये रिजल्ट हो गया, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे पूरे के पूरे। क्यों करेंगे? कई बार कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम कर देते हैं ऐसा, है ना। अब देखेंगे आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो। या अभी के लिए मान लिया कि अगर पूरे रो को पूरे कॉलम से यानी ट्रांसपोज निकाल लिया तो मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में या मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख लिया ऑल्सो, आपके लिए ये बात भी लिख ली, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। सही है क्या? है ना। तो इसको आप मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए ट्रांसपोज का निकालें, सेम ही बात आएगी। ठीक है? यस सर। सर किसी के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना? हाँ, एक्सपेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो देखो ना, पहले हमने क्या किया था, रो 1 के अलॉन्ग किया था, यहाँ पर कॉलम 1 के अलॉन्ग किया। सिर्फ जिस रो के एलिमेंट्स को आप यूज कर रहे हो उसी के अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ ये याद रखना है ना। जैसे 1 रो का हम के थ्रू के अलॉन्ग हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 1 से तो उसके को फैक्टर से, रो 2 से कर रहे हैं तो उसके को फैक्टर से, कॉलम 2 से तो उसके को फैक्टर से। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सर परसों का सर क्लास कनेक्टिंग हुआ था सर, ये बताइए सर ये मैट्रिक्स को सर ये
डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू देता है ना, हाँ तो सर ये मैट्रिक्स की जगह सर सर आप वो मॉड का साइन क्यों ये लगा? मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, ऐसे लिखते हैं, याद यस है ना। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट लिखने के बहुत सारे साइन होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। उस दिन अगर तुम क्लास में आए हो या मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है, अगर मॉड के अंदर कोई नंबर हो या कोई एक्सप्रेशन हो तो इसका मतलब है हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। और अगर मॉड यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, याद रहेगा। ये लिखने का तरीका है ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यस याद रहेगा, समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 1 सिंपल है, कुछ खास नहीं है, रो को कॉलम से कर दिया, कॉलम को रो से कर दिया, एक ही बात है। अब इसमें कहा जा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना कि इफ एनी टू रोज, देखो हम जो प्रॉपर्टी रो के लिए लगाएंगे ना आगे, सेम चीज कॉलम के लिए भी सही होगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट की खासियत होती है, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, जितने रो हैं उतने कॉलम। तो अगर मैं कहता हूं कि रो1 की ये रो की ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि कॉलम की भी यही प्रॉपर्टी होगी, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए। और रो कॉलम इक्वल होता है। हाँ, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, तो स्क्वायर में तो लेंथ ब्रेथ इक्वल है, तो जितना आपका कॉलम है उतना ही रो भी रहेगा। तो जो चीज रो के लिए वैलिड है वो सारी चीजें कॉलम के लिए भी वैलिड होंगी, है ना। तो अब से हम थोड़ा थोड़ा उसमें आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है कि इफ एनी टू रोज, और कॉलम मान लिया, एनी टू कॉलम्स के लिए भी, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then sign of the determinant changes। जितनी बार करेंगे उतनी बार, जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतनी बार साइन चेंज होगा, उतनी बार साइन चेंज होगा। इसको अभी हम देखते हैं मतलब क्या है, इसको समझो थोड़ा। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ऐसा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो इसके 3 रो और 3 कॉलम है, इसकी वैल्यू डेल्टा है। अब अगर मान लो मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया और R2 को R1 से, यानी ऐसे कर दिया, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस डेल्टा हो जाएगी, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, पहली बार। अब मैंने R1 को R3 से चेंज किया और R3 को R1 से चेंज किया, तो ये माइनस ऑफ माइनस डेल्टा, यानी कि वापस से डेल्टा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आया आपको कि अगर आप एक पूरे रो को एक पूरे रो से चेंज कर दोगे या पूरे कॉलम को कॉलम से चेंज कर दिया तो ऐसा होगा। ये बात आपको समझ में आई थ्योरेटिकली? बताओ भाई, थ्योरेटिकली समझ में आ गया ना कि मतलब क्या है? सर हाँ बोलो। सर चेंज करने के बाद वैल्यू भी निकालेंगे ना डिटरमिनेंट की। हाँ, मैं अभी थ्योरेटिकली तुमको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे ए बी सी डी एफ और जी एच आई 3 रो हैं, मैंने रो1 को रो2 से चेंज कर दिया, यानी पहला रो मेरा डी ई एफ हो गया, दूसरा रो ए बी सी हो गया। तो पहले अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी यानी 10 थी, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -10 आ जाएगी। इसके बाद मैं रुका नहीं, फिर मैंने रो1 को रो3 से इंटरचेंज कर दिया,
तो -10 थी तो फिर से माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ -10 यानी +10 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यही चीज कॉलम के साथ भी होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन बात वही है, रो सिर्फ रो के साथ इंटरचेंज हो सकता है, कॉलम सिर्फ कॉलम के साथ, ये हमेशा रहेगा पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, ये हमेशा रहेगा। तो एक एग्जाम्पल करके समझ लिया इसको, एग्जाम्पल करके समझ लिया। रो कॉलम से नहीं हो सकता सर? नहीं 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 नहीं, रो अलग चीज है, कॉलम अलग चीज है। मतलब मान लो कि रो जो है वो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है तो कॉलम y कोऑर्डिनेट है, वो नहीं चेंज हो सकता है, वो अलग अलग स्पेस में होते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स वो नहीं होता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो 3D चीजें होती हैं, पर अभी के लिए हम इसी से काम चला रहे हैं। तो मान लो मेरे पास डेल्टा है 5723, इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बता दो सर 1। चलो इसको ऐसे ही लिखोगे ना, 5 × 3 - 7 × 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी 4 लिख दिया मैंने गलती से, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है या डाउट है? बोलो यस भाई। सर। अच्छा, अब मैं रो 1 को रो 2 से चेंज करता हूँ, उसको मैंने नाम दिया डेल्टा 1। तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा, सॉरी नया डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सर 2 3 5 7। इसकी वैल्यू बता दो। सर -1। -1। तो हो गया साइन इंटरचेंज। अच्छा, अब हम यही नहीं रुकते हैं, हम बोलते हैं कि कॉलम के लिए भी तो चेंज करके देखें। कॉलम 1 को कॉलम 2 से किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 से किया, तो डेल्टा 2 क्या आ गया? 3 7 2 सर 5। 1 1 आएगा सर आंसर। 7 3 और 5 2 ऐसा आएगा ना। कॉलम 1 को कॉलम 2 से किया, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स की है ना, यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से है ना, यहाँ से किया, ताकि हम समझ पाए कि कहीं से भी करो रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये ऐसा आएगा, इसकी वैल्यू -1। ठीक है, सर माइनस। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप रो को इंटरचेंज करो या कॉलम को इंटरचेंज करो, रिजल्ट वही आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? सर या आप डाउट है? अभी कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि बार बार करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब कि नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं। मैंने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को एक बार रो वाइज इंटरचेंज किया, एक बार कॉलम वाइज इंटरचेंज किया, बार बार नहीं किया। मैंने एक बार ऐसे किया, दूसरा साइन देखो, एक बार ऐसे किया, एक ही बार किया। ये अलग चीज है, बीच में जो है ना ये अलग है, ये रो को चेंज किया नहीं मैंने। सर हाँ पहले स्टेप के बाद फिर रो को चेंज करते तो आती वैल्यू। हाँ, देखो चलो फिर से करके दिखा दिया तुमको। ये तो समझ में आया यहाँ तक या कंफ्यूजन है? यस सर है। चलो अब करके दिखा देते हैं, जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया हूँ क्या कहना चाहते हो। ये मान लो कुछ भी मान लो ये, चलो ऐसा ही मान लिया, 7 3 है, 5 2 है। मैंने क्या किया, रो 1 को रो 2 से चेंज किया और रो 2 को रो 1 से चेंज किया, डेल्टा 1 नाम दिया। क्या आएगा बताओ? 3 2 3 2 7 7 5। 5। इसकी वैल्यू क्या थी? -1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 1। ठीक है, इसको मैंने इसी को फिर से किया, रो 2 को रो 1 से चेंज किया और रो 1 को रो 2 से चेंज किया, नया नाम दिया डेल्टा 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 5 3 2। तो वापस से -1 आ गई, यस सर। जो ये था। यस सर। समझ में आया? तुम अगर ऑड नंबर टाइम्स ऑपरेशन लगाओगे तो माइनस में आएगा, इवन नंबर टाइम्स लगाओगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने का है पावर के साथ, ऐसा मान लो, है ना। यानी अगर इवन बार अगर इसको ऑपरेट करोगे, इंटरचेंज करोगे, सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हो रोज को मान लो, तो मैंने रो को अगर 2 बार इंटरचेंज किया तो वापस से वही वैल्यू मिलेगा, 4 बार किया तो वापस से वही मिलेगा, 6 बार किया तो वापस से वही मिलेगा, 1 बार किया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 3 बार किया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 7 बार किया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ गई बात?
और कोई अंतर नहीं है ना, तो लिख दिया इसको। इफ वी इंटरचेंज even number of times we will get same result. And if we interchange odd number of times, we will get negative of the result of the same result. याद रहेगा, समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, हाँ सही, पर रो फिर उसके कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बात वही है, मैंने क्या कहा कि रो के साथ जैसे पहली बार क्या किया तुमने, एक डिटर्मिनेंट लिया, चलो इसको भी करके देख लिया, मान लो एक डिटर्मिनेंट लिया, फिर से सिंपल सा लेते हैं 3 5 7 2 ऐसा कुछ लेते हैं, रो को इंटरचेंज किया ऐसे, तो नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको लिख लिया 6, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि वैल्यू भी आसान हो, 3 5 7 2 ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ये 15 - 14 +1 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा 1 को क्या लिखूं मैं, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये क्या आ जाएगा 3 7। अच्छा, इसकी वैल्यू -1। अच्छा, अब हमने कहा कि नहीं भाई, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दे तो कुछ और होना चाहिए ना, तो इसका नाम दिया डेल्टा 2 कर दिया। ये 5 7 2 3 सही है क्या, इसकी वैल्यू 1। तो देख लो आ गई। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो पहले रो से करो, फिर कॉलम से करो, फिर रो से करो, फिर कॉलम से, फिर कॉलम से। सिर्फ यहाँ पर मैंने, इसीलिए आप ध्यान दें, तो मैंने वर्ड इंटरचेंज किया है ना, मैंने जो वर्ड है ये इंटरचेंज यूज किया है, रोज को या कॉलम्स को अलग से मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि दोनों के लिए सेम बात है। तो आपने अच्छी चीज पूछी, इसको दिमाग में ध्यान रखना है ना, कि आपका बस सिर्फ इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है। बस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज किए हो, तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, मान लो 10 है, तो आपको 10 ही मिलेगा, चाहे 2 बार करो या 10 बार करो या 50 बार करो। अगर ऑड टाइम्स इंटरचेंज किए, तो जो 10 थी उसके साथ एक माइनस लगा देना, बस यही अंतर रहेगा। चाहे आपने इंटरचेंज नंबर ऑफ टाइम्स जो किए हैं 5 बार, 3 बार रो को किए हैं, 2 बार कॉलम को किए हैं, या 5 बार रो को किया है, या 5 बार कॉलम किया है, या कोई भी कॉम्बिनेशन आपने रो कॉलम का लिया है, सिर्फ इंटरचेंज से मतलब रहेगा। समझ में आ गई ये बात अच्छे से, ठीक है ना? यस सर। सिंपल है ये। प्रॉपर्टी 3 भी आते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। ये कहता है इफ एनी 2 रोज, फिर से और कॉलम्स है ना, जो रो के लिए बात होगी वही कॉलम के लिए भी बात होगी। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are identical, then the value of the determinant is 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका प्रूफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसके कोई भी 2 रो अगर सेम हो जाएं, या कोई भी 2 कॉलम सेम हो जाएं, मतलब क्या हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए, या फिर R1 R3 के बराबर हो जाए, या फिर R2 R3 के बराबर हो जाए, और कॉलम 1 कॉलम 2 एग्जैक्टली सेम हो जाए, और कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम हो जाए, और कॉलम 2 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम हो जाए।
अगर ऐसा है तो देखते ही बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसका प्रूफ करते हैं। तुम मुझे बताओ कि किसको मैं बराबर रखूं, रो को, कॉलम को, कौन से रो को, कौन से रो कॉलम को को? सर, बताओ कौन से रो को किसके बराबर रखूं? 3/3 ले पहला रो लो। और तीसरा। चलो, ABC लिखा, DEF लिखा, वापस से ABC लिखा। सही बात है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई आप क्या हो जाओ कि रो 1 को मैं रो 3 से इंटरचेंज करना चाहता हूँ। तो रो 1 से रो 3 इंटरचेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ABCDEF ABC, यही होगा ना? ये ABC ऊपर गया, यस ऊपर सर। वाला ABC नीचे आ गया। अच्छा, और यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा क्या? क्योंकि एक बार इंटरचेंज हुआ, ऑड टाइम्स। ठीक है, आएगा ना यस माइनस, सर। एक बार हुआ। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, वापस से डेल्टा। तो दिस इंप्लाइज 2 डेल्टा की वैल्यू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, सही है क्या? सर एक सेकंड ऊपर Yes, जाइए sir. ना सर, वो स्टेटमेंट आपने क्या लिखा है सर? मैंने बोला, स्टेटमेंट्स चलो इसको मैं जीरो अलग स्टेटमेंट से लिखे ही ना कर आपने? देता हूँ ताकि तुमको वो कंफ्यूजन भी ना आए, अलग से ही कर देता हूँ। मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और उसके कोई भी दो रो, यानी रो 1 रो 2, रो 2 रो 3, या रो 1 रो 3 बराबर हो जाए, एग्जैक्टली सेम हो जाए, या फिर कोई भी दो कॉलम, यानी कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 2 कॉलम 3, या कॉलम 1 कॉलम 3 ये बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आई? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर हो यस सर, जाए, क्लियर है। है ना? रो और कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए, मान लो, ये भी एग्जांपल दे देता हूं भाई, कि मान लो ऐसा हो जाए कि ये ABC है, और ये ABC है, ये E है, F है, और ये 7 है, ये 2 है। मान लो ऐसा कुछ अजीब सा है। तुम कहो कि साहब ये रो 1 जो है ना, वो कॉलम 1 के तो बराबर है, तो ये 0 होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि रो 1 और कॉलम 1 बराबर हो, ऐसा नहीं। या तो कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम, है ना, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा है, मान लिया, इसको हमने डेल्टा माना, और इसको हमने मान लो डेल्टा 1 माना। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ तो होगी। तो यहां से आपको दिखा कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, है ना? इस पूरे को हमने क्या माना, माइनस डेल्टा 1, और डेल्टा 1 में ये जो है, ये क्या है, डेल्टा ही तो है, तो माइनस डेल्टा हो गया। तो यहाँ से 2 डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, प्रूफ समझ में आया? आप इसको एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं, पर ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, Yes, sir. है ना? एक बार चेंज किया तो माइनस हो गया, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता। तो यहाँ पर एक ही बार किया है हमने, तो माइनस हो गया, तो वहां से हम इसको ले आए। तो अब एक जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो, जल्दी से। एग्जाम्पल ले लिया, डेल्टा लिया, 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ मुझे। 0. 0 आंसर। क्यों? R1 इज इक्वल टू Row 1 is R3। equal to row 3. ठीक है, तो आपने देखा प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने सीधे आंसर बता दिया बिना सॉल्व किए। समझ में आया आपको? और सॉल्व भी करेंगे तो सर तो यही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, देख लो ना, मन की आंखों से देखो। 3 को हम रो वाइज कर रहे हैं, मान लो रो 1 वाइज, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 9, -9 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6, -6 तो ये क्या आ जाएगा, -2 -6 आ रहा है, और ये +6 आ रहा है, ये खत्म, ये तो 0 आ रहा है, Zero. इक्वल टू 0, है ना? तो इससे बचने के लिए हमने ये कर दिया, देखो प्रॉपर्टी सीख ली, तो हम देखते ही बता देंगे। समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो आखिरी प्रॉपर्टी का मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट है।
इसका प्रूव आप खुद से करके आएंगे। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यस सर। है ना, आसान है। इफ ईच एलिमेंट, इसको ध्यान से सुनो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, फिर से वही बात, जो रो के लिए वही कॉलम के लिए, है ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। तो आपने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है मान लो, और मैं इसको इसके एक स्केलर को, मतलब इसको अगर एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या पढ़ा था, जल्दी तो बताओ। सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होंगे। एग्जैक्टली मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसको स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके सारे एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करूं तो इसका कोई भी एक रो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3 में से, या फिर कोई भी एक कॉलम के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 9 में से केवल 3 ही एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई होंगे, या तो R1 R2 R3 में से कोई एक रो, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में से कोई एक कॉलम